The Imperial Cholas, one of the most powerful dynasties in South Indian history, जिनका वर्चस्व 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक बना रहा। और ऐसा नहीं कि चोलास सिर्फ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स या बहुत अच्छे टेंपल बिल्डर्स थे, बट इसके साथ साथ वे फियरलेस नेवल वॉरियर्स भी थे, जिन्होंने एक्सटेंड किया था अपनी डोमिनेंस को फार बियॉन्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और देखो, ये जो इनकी रिमार्केबल चैप्टर है, जो इनकी लीगेसी को दिखाता है अबाउट साउथ ईस्ट एशियन एक्सपेडिशन विच वॉज लेड बाई राजेंद्र चोला वन। आइए इस लेक्चर में हम इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं, उनके रिमार्केबल अचीवमेंट्स को समझेंगे और इसके साथ आखिर क्यों रिसेंटली ये न्यूज में है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट Now, before starting this lecture, there is an important announcement for you that if you are an UPSC aspirant और अगर आपके मन में डाउट्स है आपके प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सिलेबस टाइम पर कैसे कंप्लीट होगा, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है, तो इस तरह के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू दैट आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एंड लिंक क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा और आपको वहां पर अपने डिटेल्स को भरना है, अपनी क्वायरीज को भरना है और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आप अपने सारे डाउट्स को बहुत आसानी से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी आसान हो जाएगी यूपीएससी में और बहुत इजीली आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाओगे। Now, first of all, there is an important question for you. We all know that कि साउथ इंडियन हिस्ट्री से अक्सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में या फिर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट दैट विच चोला रूलर बिल्ट द बृहदीश्वरा टेम्पल एट तंजावुर। ऑप्शन ए राजा राजा वन, ऑप्शन बी राजेंद्र वन, ऑप्शन सी आदित्य वन और ऑप्शन डी कोलुथुंगा वन। सही आंसर आप कमेंट्स बॉक्स पर दीजिए और सही होने पर विल गिव हार्ट फ्रॉम आवर साइड। ओके, now, why this topic is in news? The answer is very much clear. As you can see that our Prime Minister Sri Narendra Modi ji recently visited Gangaikonda Cholapuram temple, which is in Tamil Nadu, obviously. Now, यहाँ पर विजिट करने का रीजन क्या था, इस टेम्पल को क्यों विजिट किया प्राइम मिनिस्टर ने? द रीजन इज आदि थिरुवथिरई फेस्टिवल। नाउ ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और ये फेस्टिवल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। देखो, जो चोला एम्परर थे राजेंद्र वन, ओके, राजेंद्र वन, तो राजेंद्र चोला वन की जो बर्थ एनिवर्सरी है इससे सेलिब्रेट किया जाता है और इस वजह से ये फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है तमिलनाडु में, बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं और इसके साथ एक और बड़ा इवेंट ये रहता है कि यहाँ पर राजेंद्र चोला और उनकी जो लीगेसी रही है इसको 1000 साल पूरा हुआ एंड स्पेसिफिकली इनकी जो कॉन्क्वेस्ट थी टू दी गैंजेटिक प्लेन स्पेसिफिकली, और उस कॉन्क्वेस्ट की वजह से इन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया था, दैट इज गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ओके, तो इसके साथ साथ जो यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस देखने को मिलता है, इसकी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इन सब चीज को देखते हुए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी एज सच आपका एंटर किया गया है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये विजिट रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। यहाँ पर ये इस टेम्पल के साथ बृहदीश्वरा टेम्पल भी गया, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने मतलब यहाँ पर जो ग्रैंड स्टैच्यू है इसको भी अनाउंस किया, राजा राजा वन का, राजेंद्र चोला वन का, एंड विद दैट इवन यहां पर एक कॉइन भी रिलीज किया गया राजेंद्र चोला वन को कमेमोरेट करते हुए, राइट। तो ये चीज दर्शाता है कि इनकी जो विजिट थी इट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ चोला एम्पायर हियर एंड इट्स कल्चरल कंट्रीब्यूशन एंड स्पेसिफिकली इट्स रोल इन शेपिंग इंडियाज हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, और खास करके तमिलनाडु सेवाइट ट्रेडिशन को, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये न्यूज में क्यों था, आई होप यू गॉट इट राइट हियर। अब इसके बाद हम समझते हैं कि एक्चुअली चोला एम्पायर के बेसिक्स को समझते हैं और क्यों ये इतना महान था, राइट, और ये इतना क्यों ग्रेट था, राइट, ये एम्पायर। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये नो चोला एम्पायर, जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया कि ये लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट पावरफुल डिनास्टीज में से एक है साउथ इंडियन हिस्ट्री के। अब देखो, लॉन्गेस्ट रनिंग हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर। देखो, चोलास को ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो इंपीरियल चोलास आपको 9th सेंचुरी में दिख रहे हैं यहां से हमें चोलास दिख रहे हैं, नहीं, इससे पहले इंपीरियल चोलास से पहले जो थे वो आपके प्री इंपीरियल पीरियड इनका जब था, जो अर्ली चोलास जो थे, इनके ट्रेसेस हमें संगम फेज से देखने को मिलता है। मतलब अर्ली संगम जो लिटरेचर रहा है उसमें हमें इनके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, वो जो 3 मेजर किंगडम्स आपको इवॉल्व होते हुए दिखे थे एट द टाइम ऑफ संगम, राइट। तो वहां पर आपको एक तो चोलास थे, देन चेरास थे एंड देन पंड्यास थे, राइट। तो चोलास हमें तब से दिख रहे हैं, लेकिन ये जो चोलास हैं ये इंपीरियल चोलास है। क्यों इन्हें इंपीरियल कहा जाता है? एंड द रीजन इज वेरी मच क्लियर, एज यू कैन सी हियर that the imperial cholas or the Chola empire were one of the most powerful and enduring dynasties in South India, ruling primarily between 9th to 13th century CE
And very important thing is that their empire expanded across South India and even reached Southeast Asia. Now here is the catch कि ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि इन्हें इंपीरियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से एक्सपैंड किया, राइट। और यहां पर देखो कई हमने एज सच एक्सपेंशन तो देखा है इंडियन हिस्ट्री में, राइट। हमने मौर्यंस को एक्सपैंड करते हुए देखा, हमने गुप्तास को एक्सपैंड करते हुए देखा है, लेकिन यहां पर जो एक्सपेंशन हुआ ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ये इवन आप देखोगे कि जो सबकॉन्टिनेंट है उसको पार करके चला गया, राइट। मतलब यहां पर आपको नेवल एक्सपेडिशन देखने को मिलता है, एंड दिस इज द डिफरेंस हियर, राइट। कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड इंपीरियल चोलास रूल द सी हियर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी नीड टू एड्रेस हियर। अब जैसे कि देख सकते हो यहां पर साउथ तो है ही है, पूरा पूरी श्रीलंका हो गया, इवन यहां पर आपका जावा, इंडोनेशिया, मलई पेनिनसुला हो गया, इन सारे क्षेत्र पर इनका कहीं ना कहीं एज सच ठीक ठाक पकड़ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या था, ये कैसे ये कर पाए। नाउ लेट मी टेल यू वन बाय वन पॉइंट हियर। तो सबसे पहले जो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि इनका जो स्ट्रांग नेवल फोर्स था, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर कारण इनका स्ट्रांग नेवल फोर्स है, राइट। देखो we need to understand here that the Chola developed one of the most advanced navies here. Okay, अपने वक्त के हिसाब से इन्होंने सबसे एडवांस नेवीज को डेवलप किया। अभी तक के जितने भी रूलर्स थे, एम्पायर थे, इन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि हमें अगर सी को या फिर अपने एम्पायर को वास्ट मतलब दूर तक फैलाना है तो उसके लिए हमें कभी नेवल फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमने हमेशा जो यहाँ पर आर्मी देखा था वो एज सच यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मीज़ को हमेशा देखा, जहाँ पर लोग जो अगर लड़ाइयाँ भी लड़ी गई तो इस तरीके से ज़मीन पर लड़ा गया। लेकिन यहाँ पर ये अलग इसलिए है क्योंकि इनके पास एक कैपेबल यहाँ पर फ्लीट था शिप्स का, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इनके वॉयजेस थे ये लॉन्ग डिस्टेंस तक रहे, एंड कई सारे यहाँ पर जो सोल्जर्स थे इनको ये ट्रांसपोर्ट करते थे। इनके सोल्जर्स जाते थे दूर दराज तक, सप्लाईज जाता था, राइट, वॉरशिप हुआ करता था, एंड इवन ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी एंड फास्ट हुआ करता था। इनके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुए थे उस वक्त के हिसाब से, राइट। एंड दिस इज द रीज़न कि क्यों ये बहुत आसानी से कई सारे क्षेत्र तक पहुँच पाए थे। अब ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स के कारण ही ये इतने दूर तक अपने वर्चस्व को बना पाए, इसमें और भी कई सारा रीजन है। जैसे कि अगर हम एक दूसरा कारण यहां पर समझे तो वो क्या है, एंड दैट इज दी स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हियर, राइट। स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। कौन कौन से पोर्ट्स, जैसे कि यहां पर नागापट्टिनम, ओके, नागापट्टिनम हो गया, इसी तरीके से कावेरी पट्टिनम हो गया। नाउ कावेरी पट्टिनम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहां पर पुम्फुर हो गया, पुम्फुहार स्पेसिफिकली। तो ये कुछ यहां पर मेजर इनके पोर्ट्स थे विच वेयर बर्स्टिंग सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड शिप बिल्डिंग, एंड दीज पोर्ट्स एक्चुअली कनेक्टेड देम टू श्रीलंका ऑल्सो एंड इवन मालदीव्स, साउथ ईस्ट एशिया। एंड दैट्स वाई यहां पर देखो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आपके पास मिलिट्री पावर तो आप अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर पाओगे दूर दराज तक, यहां पर आपका इकोनॉमिक डोमिनेंस भी होना बहुत जरूरी है। और यही चीज हमें यहां पर दिखता है कि ये इंश्योर कर पाए अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस को भी, एंड दिस इज द रीजन वाई कि यहां पर नेवल फोर्स के साथ साथ नेवी तो स्ट्रांग था, इसके अलावा ये इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे क्योंकि ट्रेड बहुत रैपिडली यहां पर बूस्ट कर रहा था। तीसरा अगर हम यहां पर पॉइंट समझने की कोशिश करें, इनके जो कैंपेन्स हुए थे, राइट, जैसे हमने कहा कि राजेंद्र चोला जो थे ही फेमसली लेड द नेवल एक्सपेडिशन हियर। कहां पर, जैसे हमने डिस्कस किया कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ में अराउंड 1025 सीई, राइट। तो इन्होंने अटैक किया था उस वक्त के श्री विजय एम्पायर को, एंड खास करके ये जो यहां पर ट्रेड रूट है स्टेट ऑफ मलक्का वो इन्होंने कहीं ना कहीं यहां पर कैप्चर कर लिया था। तो ये सारी चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर जानना चाहिए क्योंकि यहां से आप ये पॉइंट्स को एग्जाम में लिख सकते हो दोस्तों। तो ये सारे जो रीजंस हैं, इसके अलावा यहां पर देखो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इन्होंने बनाया था। अनदर थिंग इज दैट इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टैब्लिश किया था यहां पर किसके साथ में, कि तो देखो यहां पर इन्होंने चाइना तक अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश कर रखा था। चाइना में उस वक्त में सोंग डिनेस्टी जो था वो एज सच रूल कर रहा था। तो जो सोंग डिनेस्टी था वो कहीं ना कहीं एज सच यहां पर आपको दिखता है, उनके साथ भी इन्होंने ठीक ठाक एंगेज कर रखा था। तो एज सच ये वो कारण है कि क्यों आखिरकार चोलास जो थे वो अपने एक्सपेडिशन बाहर तक ले जा पाए, साउथ ईस्ट एशिया में ठीक ठाक इनका वर्चस्व था, और यही रीजन है कि क्यों इन्हें इंपीरियल चोलास दोस्तों यहां पर कहा जाता है। अब मैं कह रहा हूं ना कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस या सिर्फ इस वजह से फेमस है, इनकी बाकी चीजें भी बहुत अच्छा थी, जैसे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज हो गई, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा था ही, इसके साथ साथ ये
काफ़ी अच्छा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इन्होंने बनाया है, खास करके टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसको अभी हम देखेंगे। देखो बात ये होता है ना कि ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स है या फिर जिस तरह के भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर फ्लरिश करता है, क्यों करता है, इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत अच्छी है। मतलब ये जो एज सच आपकी इकोनॉमिक सुपीरियरिटी को भी दर्शाता है कि इस वजह से यहाँ पर जो किंग्स थे वो एज सच बहुत लार्ज नंबर पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी एज सच यहाँ पर स्टैब्लिश किए थे। इसका एग्जांपल आपको मौर्यास में भी मिलेगा कि उन्होंने कई सारे रॉक कट आर्किटेक्चर, कई सारे पिलर एडिक्ट्स आपका दूर दराज तक इन्होंने बनाया था, जो कि ये बताता है कि उनका एक तो वर्चस्व था, इसके साथ साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग थे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों इन्हें इंपीरियल्स कहा जाता है, एंड दिस इज द रीजन कि क्यों ये एज सच अपनी वर्चस्व को यहाँ पर स्टैब्लिश कर पाए थे एज सच। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे। तो कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि आखिर इसके फाउंडर कौन है, खास करके इंपीरियल चोलास के रिस्पेक्ट में। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको विजयलया चोला दिखेंगे जो कि एक्चुअली इसके फाउंडर हैं इस डायनेस्टी के। सो ही फाउंडेड द इंपीरियल चोला लाइन एंड ही टूक दैट मतलब तंजवुर जो है, मतलब आज का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, उनकी कैपिटल भी यही थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। इसके बाद आदित्य वन आपको दिखते हैं, ये डिफीटेड दी पल्लवास and again here consolidated the power. After that Raja one, very important here, right, one of the very important king here that इन्होंने 985 से लेके about 1014 सी तक ये रूल किए थे, right, and he greatly expanded the empire, even he captured the parts of श्रीलंका ऐसा कहा जाता है, एंड इन्होंने ही बृहदीश्वरा टेम्पल को बनवाया था। तो ये जो की पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजा वन के वक्त में बृहदीश्वरा टेम्पल बना था उस वक्त में। इसके बाद हमें क्या दिखता है, राजेंद्र वन दिखते हैं, जो इनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया अबाउट 1014 से लेकर 1044 सी तक आपको ये दिखेंगे। एंड इनके बारे में अगर हम बात किए तो इन्होंने भी मतलब जो एज सच ग्रेटेस्ट एक्सटेंट जो ओवरऑल एम्पायर का गया ये इनके ही पीरियड पे गया। नेवल एक्सपेडिशन के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम को इन्होंने ही बनवाया मंदिर को, ओके। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आगे। और एट द एंड आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रूलर दिखते हैं, एंड दैट इज कुलोतुंगा वन, ठीक है। कुलोतुंगा वन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे, एंड बाद में इन्होंने चालुक्य और चोला लीनेज को एक साथ मर्ज भी किया। तो एज सच ये मेजर यहाँ पर किंग्स हैं। वैसे तो बहुत सारे राजा हैं लेकिन हमको मेजरली इन सारे किंग्स के बारे में जानना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ही इर्द गिर्द से आते हैं, इससे बाहर आपका नहीं आता है। तो अगर आपके पास में इतना इन्फॉर्मेशन है दिस इज मोर देन एनफ फॉर एग्जाम, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे। और देखो जब बात इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की आती है, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर जेम्स फर्ग्यूसन जो कि एक हिस्टोरियन, इन्होंने क्या कहा है दैट द चोला आर्टिस्ट कंसीव्ड लाइक जाइंट्स एंड फिनिश्ड लाइक ज्वेलर्स। आखिर इसका मतलब क्या है? देखो हो सकता है ये स्टेटमेंट सीधा सीधी आपसे पूछ लें यहाँ पर एग्जाम में, तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसीव्ड यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंसीव्ड लाइक जाइंट्स, मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट चोला आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स हियर दे हैव ग्रैंड विजन, इनका ग्रैंड विजन था, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बहुत विजनरी थे ये, मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए इन्होंने, जैसे कि बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया। साथ साथ आपको यहाँ पर मैजेस्टिक दिखता है, बहुत सारा इनकी इमेजिनेशन का आपको आइडिया लगता है, राइट, एम्बिशंस का आइडिया लगता है। इसके साथ साथ दे फिनिश्ड लाइक ज्वेलर्स। तो डिस्पाइट देयर क्रिएशन, मतलब यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े साइज के इनकी क्रिएशन थे, इसके बावजूद भी इन्होंने डिटेल्स पर ध्यान दिया है, इन्होंने डिटेल्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। चाहे बात यहाँ पर छोटे छोटे आपके टाइनी डेलिकेट ऑर्नामेंट्स की हो, राइट, इसके अलावा आप यहाँ पर बात चाहे कार्विंग की करो, ब्रोंज स्कल्पचर्स की, जैसे कि नटराजा टेम्पल हो गया, नटराजा स्कल्पचर हो गया, उसका एग्जांपल ले लो आप यहाँ पर। वो सब पर आपको डिटेलिंग्स दिखेगा, बहुत अच्छे से इंट्रिकेट डिज़ाइन दिखने को मिलेगा, प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा मतलब रिफाइंड है ये। तो ये सब कुछ आपको आइडिया देता है कि कितना अच्छा क्राफ्टमैनशिप रहा था इस वक्त में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मतलब चोलास का रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। काफ़ी मैसिव टेम्पल्स आपको देखने को मिलता है, इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हो गया, जैसे कि नटराजा का एग्जांपल हो गया। तो ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर चोलास के अंदर दिखते हैं, एंड दिस इंडिकेट्स कि किस तरह का इनका एज सच विजन रहा था, जैसे मैंने कहा।
और देखो स्पेसिफिकली अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ देखते हैं जब, तो आपको यहाँ पर देखो वो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा टेम्पल्स का, राइट। तो देखो एज सच जब हम चोलास के अंदर में खास करके राजेंद्र वन हो गया या राजा राजा चोला हो गया, तो इनके अंदर जब हम देखते हैं टेम्पल्स को, इनकी फीचर्स क्या रही हैं, तो नॉर्मली ये ड्राविडियन स्ट्रक्चर्स आपको रिप्रेजेंट होते हुए दिखती हैं, जहाँ पर आपको एज सच विमान दिखता है, ऊपर में शिखर है, राइट। एंड देन गर्भगृह दिखता है, यहाँ पर मंडपा दिखता है, एंड देन यहाँ पर आपको नंदी मंडपा भी दिखता है, पेविलियन फॉर नंदी। एंड इनकी जो स्पेशल फीचर्स हुआ करती थी, राइट, कि इनके आर्किटेक्चर्स के अंदर में एक नया ऐड हुआ, वो क्या था कि एक लार्ज गेटवे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, राइट। और इस लार्ज गेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गोपुरम, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक तरीके से आपसे पूछा जा सकता है इन सब के साथ कि इनके आर्किटेक्चर में, एज सच टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको क्या स्पेसिफिक दिखता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना कि ये गोपुरम दिखता है, विच इज स्पेसिफिक टू एज सच चोला टेम्पल आर्किटेक्चर। एंड विद दैट आप यहाँ पर अगर जाओगे तो आपको कुछ स्कल्पचर्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लॉस्ट वैक्स का इस्तेमाल, टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ स्कल्पचर बनाया गया है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है, नटराजट स्कल्पचर है, राइट। एंड यहाँ पर इसी तरीके से आपको अर्ध दैट इज नरीश्वरा मूर्ति भी दिखता है, तो ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आपको टेम्पल्स में आपको कई बार इंट्रिकेट इन ये सब अटैच रहा करते थे आपका कई बार टेम्पल्स के साथ ही, राइट। तो ये सिग्निफाई करते हैं कि एज सच इनकी जो वर्क्स हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस थे अपने टाइम के हिसाब से, राइट। तो डेफिनेटली जो चोलाज एज सच जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिक तरीके से, क्योंकि इन टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर में जब बात कर रहे हैं, तो एज सच इनके जो टेम्पल्स हुआ करते थे इसमें आपको काफ़ी रिफाइंड डिज़ाइन देखने को मिला है, नो डाउट। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन अ समरी वे हमने चोलास के बारे में समझा आज, इनकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग को समझा कि ये क्यों चोलास, इंपीरियल चोलास कहलाते हैं, और खास करके एज सच इनके आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पर समझा। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं एक लार्ज बहुत ग्रैंड ऑफर मिल रहा है श्री राम साईं के फाउंडेशन कोर्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो आप जरूर से जरूर जुड़ सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड इसी तरह के आप और भी लेक्चर्स के लिए आप श्री राम साईं के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।